Dear students, today we start next topic law of total probabilities. Law of total probabilities क्या है? मान लीजिए S is the sample space and E1, E2, E3 and suppose En. They are n mutually exclusive एंड एडजस्टिव इवेंट। इसका मीनिंग क्या है? मैंने एस को E1, E2, E3, En डिफरेंट एन इवेंट्स में डिवाइड कर लिया है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या है? देयर इंटरसेक्शन, अगर दो दो का इंटरसेक्शन लेंगे वो फाई आएगा अगर आई और जे बराबर नहीं है। और एडजस्टिव का मीनिंग क्या होता है? ये सारे इवेंट मिलकर एस के बराबर बनेंगे। यानी अगर हम डायग्राम देखें, मान लीजिए हमारा सैंपल स्पेस है तो E1, E2, E3 एंड सो इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा और सारे जो पूरा स्पेस है हमारा, इस पूरे स्पेस को ये कवर कर लेंगे। इस तरह से आपको दिखाई देंगे लाइक दिस। देखिए मैंने सारे डिफरेंट ले लिए हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। मान लो ये E1 है, ये E2 है, ये E4 है, ये En है एंड सो En। अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर मैं कहता हूं इफ नाउ A इज एनी इवेंट, A इज एनी इवेंट, A कोई भी इवेंट है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A? ये चीजें पहले से हमको पता है। और ए कोई इवेंट हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो आप कैसे निकाल लोगे? अब मान लो ये आपका ए है, इसका मीनिंग क्या होगा? जो ए है, क्योंकि हमने इसको पहले ही एन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इसका मीनिंग ए का कोई ना कोई एलिमेंट E4 में हो सकता है या E2 में हो सकता है या En में हो सकता है, ऐसे सब में होगा। तो ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? जो ए की प्रोबेबिलिटी निकलेगी उसी को हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लॉ? होता है ए का कुछ पार्ट E1 के कारण हो, कुछ En के कारण हो, कुछ E3 के कारण हो एंड सो ऑन। तो इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे? तो वी यूज हियर सेट थ्योरी। कैसे? देखिए ए क्या है? ए एस का एक सैंपल स्पेस है, इसका मीनिंग ए ये सबसेट ऑफ एस। तो ए को मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन एस। और व्हाट इज एस? एस है E1 यूनियन E2 एंड सो ऑन, यूनियन En के बराबर। और अगर हम यहां पर यूज करें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन एंड सो ऑन ए इंटरसेक्शन En। अब देखिए लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर मान लीजिए अब इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो व्हाट इज PA? जब आप यहां P लिखोगे तो इसका आगे सबके आगे P लग जाएगा, तो इट बिकम ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन En। नाउ व्हाट इज एडिशन लॉ? देखो बीच में आपको याद होगा A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वी राइट हियर PA प्लस PB। कब? अगर A और B क्या हो? डिसजॉइंट हो, मीन ए इंटरसेक्शन। अब देखिए क्योंकि E1 E2 सारे डिसजॉइंट है तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो आप एडिशनल लॉ जब लगाओगे तो इसको लिखोगे ऐसे, सबका प्लस बीच में आ जाएगा और यूनियन हट जाएगी। नाउ हियर वी यूज जो मैंने पिछली एक्सरसाइज की थी, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या है? PA इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं? PA इंटू PB बाई A, यानी जो इवेंट पहले हो चुका है उसकी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी। अब हमको पता है E1 E2 E3 En ये ऑलरेडी हैपन हो चुके हैं, तो इसको लिखेंगे PE1 इंटू अब A की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली हियर वी राइट PE2 इंटू PA बाई E2 और लास्टली PEN इंटू PA बाई En। और यही आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालना।
अब ए कैसे, अब कैसे बनेगा भाई, इवन अगर हुआ है, इवन के कारण ए के कितने, इसका मीनिंग है इवन हो और इसके कारण ए के कितने चांस है, क्योंकि ए जो है इन सब में बिखरा हुआ दिखाई देगा आपको। हो सकता है कुछ पार्ट ए का E1 के कारण हो, कुछ E2 के कारण हो, कुछ E3 के कारण हो, कुछ EN के कारण हो। जिसके कारण नहीं होगा वो वैल्यू 0 बन जाएगी। मान लो E1 के कारण जितना ही पार्ट है तो A इंटू E1 दे आर मल्टीप्लाइड, या E2 के कारण कितना पार्ट है प्लस, या E3 कितना पार्ट है, इन सबको समझ कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज। और इसी का यूज करते हुए हम ये जो आपकी 5th एक्सरसाइज है ये करेंगे। इसको आप समेशन के रूप में भी लिख सकते हो। मैं इस रिजल्ट को ऊपर लिख देता हूं। क्या बने हमारे पास, पी E1 इन समेशन फॉर्म में लिख देते हैं, समेशन वी राइट एयर PEI PA बाई EI, आई की वैल्यू 1 से n तक। इफ E1 E2 E3 and they are already known, ये घटनाएं पहले घट चुकी हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ए बैग कंटेन 2 white plus 4 black balls, सेकेंड बैग 6 white plus 4 black ball। ध्यान से देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। वन बैग इज सिलेक्टेड, फर्स्ट बैग सेकेंड बैग, वन बैग इज सिलेक्टेड रैंडमली। क्या किया, पहले इन दोनों में से एक बैग चूज कर लिया, दोनों में से कोई एक बैग, वन बैग, और फिर उस सिलेक्टेड बैग से हमने एक बॉल निकाल ली, और ये बॉल क्या हो, फाइंड दी बॉल दिस इज वाइट, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए बच्चों, इस चीज में ये एक्सरसाइज और इसे नेक्स्ट बेस फॉरम है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने EI क्या लें, ए क्या लें, बस अगर ये आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। जो चीज पहले घटेगी वो EI, जो लास्ट में गिवन है या जिसकी प्रोबेबिलिटी लास्ट में निकालनी है OA। जो लास्ट में क्या है भाई, ये बॉल निकाल ली है, ये व्हाइट हो, इसको तो आपने ए मान लेना है। बस अब अपने आप समझ आ जाएगा। हमने क्या किया है, एक बॉल निकाल ली जो व्हाइट हो, उसको ए मान लीजिए। लेट ए इज द इवेंट, बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी व्हाइट। अब इससे पहले क्या काम किया, क्या घटनाएं घटी, हमने इन दो बैग में से एक बैग सिलेक्ट किया, ये कहलाएंगे EI, क्योंकि दो ही बैग है। इसको मान लेते हैं, लेट E1 इज द इवेंट, फर्स्ट बैग सिलेक्ट, E2 इज द इवेंट, सेकंड बैग सिलेक्ट। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में भाई कौन सा बैग निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कौन से कितनी है, तो हम इक्वली मानेंगे। तो हम मान लेते हैं नाउ इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 क्या होगा, पहला बैग सिलेक्ट करना, पहला बैग है 1 और कुल कितने हैं 2, तो 1/2, सेम फॉर PE2। बस अब क्या निकाल चाहिए, ये होगा PIs, अब चाहिए PA बाई EI। नाउ इट इज PA बाई E1, पढ़ो और लिखो, अपने आप समझ आ जाएगा। ए मीन्स व्हाइट बॉल निकालिए गिवन फर्स्ट बैग, यानी पहले बैग से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 2/6, PA बाई E2 सेकंड बैग से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 6/10। अब आपने चाहे बैग कोई भी लिया हो, PA निकालना है तो ये बन गई रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो इसलिए P या तो घटना कैसे घटनी है, तो ऐसे घटेगी या ऐसे घटेगी, ऐसे प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों एक साथ घटेंगे। पहला बैग लेंगे फिर बॉल बैग निकाल लेंगे। इसको अगर हम थ्योरेटिकली भी समझ में आए तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, या सीधा लगाइए रिजल्ट, इट इज PE2 PA बाई E2। वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास यहां पर है, आपने सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है एंड यू गेट द आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल, ए बैग कंटेन 6 रेड प्लस 8 ब्लैक बॉल्स, सेकेंड बैग कंटेन 8 रेड प्लस 6 ब्लैक बॉल। क्वेश्चन क्या किया, वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, यहां से एक बॉल निकाल ली बगैर कलर देखे, देखा इन्हें किस कलर की थी, और सेकेंड बैग में डाल दी। देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग, और ये बॉल क्या हो, ये बॉल रेड हो। बस सब क्वेश्चन क्लियर हो गया।
जो लास्ट में घटना घटी है, जो सामने आई है, वो ए, लेट ए दिस इवेंट, आपने ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेकिन उससे पहले काम क्या किया, यहां से एक बॉल निकाल के इसमें डाल दी, क्योंकि हमने इसका कलर देखा नहीं था। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है, या तो रेड बॉल डाली गई है या ब्लैक बॉल डाली गई है। तो हियर वी मेक E1 E2, दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज। लेट E1 इज द इवेंट रेड बॉल ट्रांसफर्ड, E2 is the event black ball transferred. Now it is PE1. PE1 क्या हो गया, पहले बैग से रेड निकालना 6/14। PE2 क्या हो गया, सेकंड बैग से रेड ब्लैक निकालना फर्स्ट बैग से, वही फर्स्ट बैग चल रहा है। अब सेकंड में आ गई है, अब यहां से हमने बॉल निकाल ली है। अब क्योंकि कंडीशनली ए इन पर डिपेंड करेगी, तो दोनों अलग केस बनेंगे, PA/E1। अब क्या हुआ, दूसरे बैग से रेड निकाला जब E1 हो चुका हो, मीन यहां से E1 क्या रेड, यहां से एक रेड इसमें आ चुकी है, 8 पहले थी, एक यहां से आ गई, 9 रेड होगी और कुल होगी 15। PA/E2 निकाली तो रेड ही है, लेकिन जो ट्रांसफर हुई है वो क्या हुई है, ब्लैक, तो 8/15। अब लाओ टोटल प्रोबेबिलिटी लिखिए, ये क्या हो जाएगा, या तो ये घटना एक साथ घटेगी या ये घटेगी, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। क्वेश्चन नेक्स्ट, एन अर्न कंटेन 10 व्हाइट प्लस 3 ब्लैक बॉल, 10 व्हाइट है प्लस 3 ब्लैक है, और दूसरे में 3 व्हाइट है 5 ब्लैक बॉल हैं। 2 balls are drawn from first and put into the second। अब यहां से 2 बॉल निकाल के हमने इसमें डाल देनी है और बगैर कलर चेक किए, और फिर बाद में सेकंड बैग से एक बॉल निकालनी है और ये बॉल क्या हो, व्हाइट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। अगेन सेम वही तरीका है, जो लास्ट में घटना घटनी हो तो ए मान लो। अब चलते हैं हम शुरू में, हमने शुरू में क्या किया, इनिशियली पहले बैग से 2 बॉल निकाल के इसमें डाल रखी है, लेकिन हमने वो बॉल चेक नहीं कि क्या कलर की थी, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, वो आपके EI बन गए। अब 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी, कैसी, E1 मान लेते हैं कि हमने दोनों ही व्हाइट बॉल ट्रांसफर की, E2 मान लेते हैं कि एक व्हाइट और एक ब्लैक ट्रांसफर की है, E3 मान लेते हैं दोनों ही ब्लैक ट्रांसफर की है। अब इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो मैं ही लिख देता हूं, PE1 2 व्हाइट निकालना, 10 में से 2 व्हाइट 10C2, और कुल 15 में से यहां पर एक व्हाइट एक ब्लैक निकालना, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, कुल 2 निकालनी है, नीचे 15C2 आ जाएगा, ऊपर एक ब्लैक एक व्हाइट, तो 10 में से 1 इंटू 3 में से 1, 2 ब्लैक निकालना, ये PE3 हो जाएगा, नीचे तो हो जाएगा 15C2 और ऊपर बन जाएगा 3C2। अब देखिए, अब यहां बढ़ेगी A/E1 की प्रोबेबिलिटी, समझिए ध्यान से और लिखिए, यानी कि A1 जब E1 हो चुका हो, A क्या है, व्हाइट निकालना, क्या हो चुका है E1, 2 बॉल यहां से इसमें डाल दी गई है, तो 3 8 प्लस 2 कुल तो 10 होगी, निकालनी अब एक ही बॉल है लास्ट में, लेकिन निकालनी व्हाइट है, और जो ट्रांसफर किया वो भी व्हाइट की है, पहले 3 व्हाइट थी, 2 यहां से आ गई, 5 व्हाइट होगी, 5/10 आ गया। अब ये यहां आएगा PA/E2, कुल 10 हो चुकी है, लेकिन अब देखिए हमने एक व्हाइट एक बॉल ट्रांसफर की हुई है और निकालनी व्हाइट है, 4/10 हो गई। अब यहां दोनों ब्लैक ट्रांसफर की है, कुल तो 10 हो गई, लेकिन व्हाइट जितनी थी पहले उतनी ही रहेगी। अब आपने PA लिखना है बाय यूजिंग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, आपको बताया कैसे करना है, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, 2 घटनाएं एक साथ घटेंगी, 2 घटनाएं एक साथ घटेंगी, मल्टीप्लाई, जहां बीच में और आ जाए वहां प्लस, सिंपल तरीका, ला याद हो ना याद हो, सिंपल तरीका, सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और देखते हैं कोई अलग से क्वेश्चन लेंगे हम। I take example number 5. First bag contain 4 black plus 6 red. Second bag contain 7 black plus 3 red. A ball, अब क्वेश्चन देखिए क्या है, A die thrown,
डाई को थ्रो कर दिया, इफ डाई पे 1 या 2 आ जाए तो आपने क्या करना है, पहला बैग चूज करना है। यानी कि अब ऐसे नहीं है कि दोनों इक्वली लाइकली नहीं है, बैग को चूज करना डाई के थ्रो पे डिपेंड करेगा। अगर डाई पे 1 या 2 आता है तो पहला बैग लेंगे, अदरवाइज बाकी कोई नंबर आ जाए, 3 आए या 4 आए या 5 आए या 6 आए तो हम सेकंड बैग चूज करेंगे। और फिर चूजन बैग से हम क्या करेंगे, एक बॉल निकाल लेंगे। हाँ, 2 बॉल निकालनी है, डाई के अनुसार बैग चूज कर लिया, फिर 2 बॉल ले चूज करनी है उस बैग से। अब वो बॉल कैसी हो, उनमें एक रेड हो और एक ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। अगेन सिंपल, जो लास्ट में घटना घटी है वो ए। इससे पहले क्या काम करना है, बैग चूज करना है, लेकिन बैग चूज करना डिपेंड ऑन डाई, 1 या 2 आना या 3 4, ये 2 अलग इवेंट बनेंगे। 1 और 2 आना 1 इवेंट, 3 4 5 6 आना सेकंड इवेंट। इसको मान लेते हैं E1 इवेंट, 1 या 2 आए, और 3 4 5 6 आए E2 इवेंट। तो पहला बैग चूज कब करेंगे, जब E1 घटेगा। तो इसमें E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी, और 1 और 2 2/6 हो गया। सेकंड बैग चूज करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड अपॉन 3 4 5 6, और 3 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/6। अब आपने ए या तो ये लिया है या ये लिया है, तो यहां लिखेंगे PA/E1। PA/E1 क्या होगा, यहां पहला बैग, ये डाई पे 1 और 2 आ चुका है, इसका मीन हमारे हाथ में पहला बैग है। अब पहले बैग से 2 बॉल निकालनी है, नीचे हो गया 10C2, और ए चाहिए, एक रेड एक ब्लैक चाहिए, 4C1 इंटू 6C1, या यू कैन राइट 4 इंटू 6। और यहां ऐसे ही लिख देंगे PA2। दूसरे बैग से 2 बॉल निकालनी है 10C2, लेकिन एक ब्लैक और एक व्हाइट। अब नाउ यूज बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, PE1 इंटू PA/E1 या प्लस दिस इंटू दिस। Question number 6. A bag contains A bag contains 6 red. A बैग का नाम A है, 6 रेड प्लस 4 ब्लैक। बैग B contains 4 रेड प्लस 6 ब्लैक बॉल। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, यहां से एक बॉल निकाल के प्लेस्ड इन सेकंड बैग में डाल दिया, बगैर कलर देखे, देखा नहीं किसी कलर के थी। देन अगेन 1 बॉल इज ड्रॉन, अब इसके बाद यहां से बॉल निकाल के वापिस फर्स्ट में डाल दी। एंड देयर अपॉन, अब इसके लास्ट में, सबसे लास्ट में, अब हमने यहां से एक बॉल निकाल ली, और वो बॉल क्या हो, ये बॉल रेड हो। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो सबसे लास्ट में घटना घटी है। तो सबसे लास्ट में जो घटना घटी उसको हम ऐसे ए मान लेते हैं, लेकिन यहां क्योंकि ए और बी बैग के नाम दे रखे हैं, तो इस लास्ट घटना को मैं ए की बजाय कुछ और मान लेता हूं, जो भी मर्जी मान लीजिए। मान लो मैंने इस इवेंट को सपोज सी मान लिया है, तो आपने PC निकालना है। अब ये 1 बाय 1 देखेंगे। सी से पहले क्या हुआ, सी से पहले यहां से गए, फिर वापस यहां आए। अब यहां से क्या करना है, बॉल इसमें डालनी है। अब बॉल कितने कलर की है, 2 कलर की, तो इसका मीनिंग या तो रेड बॉल ट्रांसफर की है या ब्लैक ट्रांसफर की है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले ऐसे मैं डायग्राम लेता हूं, आसान सा रहे। इस ए बैग में हमारे पास 6 रेड प्लस 4 ब्लैक बॉल थी, तो हमने क्या किया, पहले यहां से एक बॉल निकाल के बी में डाल दी। 2 केस बनेंगे, E1 मान लेते हैं रेड बॉल ट्रांसफर की है हमने यहां से, और E2 मान लेते हैं ब्लैक बॉल ट्रांसफर की है। अब हम पहुंच गए बी बैग में। अब बी बैग में क्या होगा, अगर हमने रेड बॉल ट्रांसफर कर दी तो पहले 4 रेड प्लस 6 ब्लैक थी, अब इसमें 5 रेड और 6 ब्लैक हो गई। और अगर हमने ब्लैक ट्रांसफर की है तो इसका मीनिंग बी बैग में, बी बैग हो गया, सामने लिखा हुआ है 6 रेड प्लस 7 ब्लैक हो गई। अब क्या किया, अब वापिस यहां से बॉल निकालनी है, और किस में डालनी है, ए में। अब 2 पॉसिबिलिटी है, अगेन कौन सी, या तो E3 मान ले, यहां से रेड ले गए, या E4 मान ले, यहां से ब्लैक ले गए। यानी कि दूसरे बैग से तो रेड ले गए या ब्लैक ले गए। तो अगर ए बैग बनाएंगे हम,
अगर ऐसी घटना घटी है, रेड ले गई है, देखिए रेड पहले निकली थी, रेड ही वापिस आ गई, तो इसका मीनिंग इसमें 6 रेड और 4 ब्लैक हो गई है। लेकिन यहां से अगर ये घटना घटी है, गई रेड है, ब्लैक वापिस आई है, तो 5 रेड प्लस 5 ब्लैक हो जाएगी। या बात तो ही है, यहां भी वो लिखनी है E3 रेड ट्रांसफर करना, E4 ब्लैक ट्रांसफर करना। तो ये अगर ये इवेंट हुआ तो गई तो ब्लैक, गई ब्लैक, आई रेड, तो ये होगी 7 रेड प्लस 4 ब्लैक, सॉरी ब्लैक 3 रहेगी बच्चों, ध्यान रखना है, क्योंकि एक बॉल कम हो गई है, रेड कम हो गई, नहीं हाँ ब्लैक कम हो गई, रेड उड़ गई, अब इसे ब्लैक गई, ब्लैक ही वापिस आ गई, सेम वही घटना जितनी भी पहले एज चीज रह गई। अब बाद में अब क्या करना है, अब हमारा सी इवेंट प्ले हो गया। अब देखते हैं, अब हम इंडिविजुअली पहले लिखते हैं व्हाट इज PE1। सिंपल तरीका देखिए, यहां से रेड बॉल निकालना 6/10, आप 1 by 1 करते रहिए, पहले ये टाइप कर लो फिर ये कर लेते हैं। अब PE3, क्योंकि E3 इंडिपेंडेंट कौन से है, E1 E2 इंडिपेंडेंट है, इसके बाद सारे कंडीशनल है। E3 से पहले या तो E1 होगा या E2 होगा, तो क्या लिखेंगे यहां पर PE3/E1। समझ में आया, क्योंकि इसके बाद पता चलेगा कि हमने अगर अकेला P3 लिख दिया तो वो पता नहीं मैंने पहले ये किया ये किया, अगर ऐसे नीचे लिखा हुआ है तो पता है कि रेड बॉल निकालनी है और रेड बॉल ही आई थी। इसका मीनिंग क्या हुआ, 5 × 6 यानी कि कुल 5/11, 5 रेड क्योंकि रेड निकालनी है और कुल 11। ऐसे ही यहां लिखिए, यहां लिखिए PE4/E1, ब्लैक निकालनी है, रेड आई थी 6/11, तो लिख रखा है सामने, समझ में आ जाएगा। ऐसे यहां लिखेंगे PE3/E2, E3/E2 क्या बनेगा, E3 क्या रेड, 4/11, हमने बॉक्स बना रखा है, यहां से क्लियर हो गया है। PE4/E2 क्या आएगा, 7/11। अब एक जो हमारा लास्ट रिजल्ट है C, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ C। अब देखिए कैसे चल रही है घटना, तो ऐसे घटी है, तो उनके C से पहले E1 E3 हुआ है, तो C1/E1 E3 लिखा जाएगा, और ये लिख रखा कितना हो गया, C क्या है, रेड निकालना, 6/10, यह आएगा PC/E1 E4 5/10, और यहां आएगा PC/E2 E3। C क्या है, C है रेड बॉल निकालना, इसमें से रेड निकाल लेंगे, 7/10, और PC बटे क्या हो गया, E2 E4, C अब इसमें से 6/10। अब ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, दो चीज एक साथ घटी है, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा कैसे घटेगी, E1 होगा, फिर E3 होगा, फिर C होगा, ये इंटू ये इंटू ये, PE1 E3/E1 इंटू PC/E1 E3, वैल्यू लिखिए सामने, प्लस या PE1 PE4/E1, C से पहले अपने आप आती रहेंगे नीचे, अपने आप आपको डायग्राम दिखा रहा है, E1 E4 पहले हो गया, वैल्यू लिखी हुई है सामने। अगर PE1 हुआ है तो ये तो घटना घटेगी या ये घटेगी, ऐसे ही PE2 के साथ आ जाएगा, PE2 PE3/E2 PC/E2 E3, या प्लस PE2 PE4/E2 इंटू PC/E2 E4। 4 केस बनेंगे, क्यों बने, रेड गई तो वापस में रेड आई या ब्लैक आई, 2 केस बन गए, यहाँ ब्लैक गई वापस में रेड आई या ब्लैक आई, 2 केस बन गए, इसलिए चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू गेट दी आंसर। वैल्यू सामने लिखी हुई है, कैसे डायग्राम बनाना है आप लोगों ने, डायग्राम बनाने की कोई गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, कोई चांस नहीं है गलती होने के। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 7, ए पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटी, एग्जांपल नंबर 7 इज इंपॉर्टेंट, the probabilities are 0.65 they will be strike, and 0.80 the construction job completed on time if there is no strike। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रखिए कि काम समय पे पूरा हो जाए ऑन टाइम, अगर स्ट्राइक नहीं है,
एंड 0.32 टाइम पे काम पूरा हो जाए इफ देयर इज ए स्ट्राइक। ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी मेंशन है। डिटरमाइन दी प्रोबेबिलिटीज कंस्ट्रक्शन जॉब विल कंप्लीटेड ऑन टाइम। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझिए। किसी बंदे को कोई जॉब मिलती है, कंस्ट्रक्शन संबंधित काम करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसको। अब स्ट्राइक, अगर मतलब स्ट्राइक होने के चांसेस 0.65 है। अब दोनों पॉसिबिलिटी है, तो स्ट्राइक होगी या नहीं होगी। होने के 0.65 है तो नहीं होने के होंगे 0.35। अब काम जो डिपेंड करेगा भाई काम समय पे पूरा होना है या नहीं होना है, वो डिपेंड करेगा स्ट्राइक है या नहीं है। अगर स्ट्राइक नहीं है तो काम समय पे पूरा होने के चांसेस 0.80 है। अगर स्ट्राइक हो जाए तो काम पूरा होने के चांसेस 0.32 है। अब हमारा काम ये है, अपने क्या निकालना है भाई, स्ट्राइक हो या ना हो, टाइम पे काम पूरा हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। जो लास्ट चीज है जो होनी चाहिए उसको ए मान लीजिए। लेट ए इज द इवेंट कंस्ट्रक्शन जॉब विल कंप्लीटेड ऑन टाइम, दैट इज पीए निकालना है। अब पीए से पहले क्या होना है, क्या होना चाहिए, स्ट्राइक या नहीं स्ट्राइक। इनको मान लीजिए आप ई आई, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। तो इसका मीनिंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.65, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 0.35। तो ये होगी कंडीशन प्रोबेबिलिटी, यानी कि पी ए बटे E1 क्या हुआ, टाइम पे काम पूरा हो, गिवन स्ट्राइक है, गिवन स्ट्राइक है, टाइम पे काम पूरा 0.32। बस सिर्फ लिखने का तरीका है, अगर आपको समझ में आ गया। सिमिलरली ये हो गया PE2। अब वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो PA क्या आएगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। आगे तो आप खुद कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, ए बैग कंटेन्स 2n+1 कॉइन्स। एक बैग में इतने कॉइन है, एग्जाम्पल नंबर 8 कर रहे हैं हम। इट इज नोन दैट n of these coins have a head on both side, यानी कि n कॉइन ऐसे दोनों तरफ हेड है, बोथ हेड, दो हेड हो गए। एंड रेस्ट ऑफ जो बच गए n+1 फेयर है, फेयर मीन एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है। ए कॉइन इज पिक्ड एट रैंडम। अब 2n+1 में से मैंने कोई कॉइन उठा लिया रैंडमली फ्रॉम दी बैग एंड टोस्ट, एक बैग कॉइन उठाया टोस्ट कर दिया। व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी if the probability of head is found 31/42। अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये हो तो आपने कहना है n की वैल्यू क्या है। लास्ट इवेंट क्या है, हेड आया, लास्ट इवेंट जो है इसको a मान लीजिए। ये पीए गिवन है, इट इज पीए। लेकिन उससे पहले काम क्या किया, एक कॉइन निकाला, और वो कॉइन कैसा हो, दो हेड वाला होगा या फेयर होगा। तो इसका मीन दो ही पॉसिबिलिटी, या तो फेयर है या अनफेयर है। तो यानी कि दोनों हेड है या एक हेड है। तो E1 इज द इवेंट, जो हमने कॉइन सिलेक्ट किया दोनों हेड है, PE1 हो गया। E2 इज द इवेंट, हमने फेयर कॉइन सिलेक्ट किया है। अब कुल में से n दो हेड वाले हैं, n और कुल कॉइन है 2n+1, इसकी पॉसिबिलिटी ये होगी। और PE2 की हो जाएगी n+1 बटे 2n+1। नाउ व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब A डिपेंड अपॉन E, क्या होगा, A का मीनिंग हेड आए जब E1 हुआ हो। यहां E1 हुआ है तो हमारे पास जो हाथ में कॉइन है वो दोनों हेड वाला है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/2 यानी 1 हो गई। PA/2 हेड आए जब हमारे पास E2 हुआ है, मींस फेयर कॉइन है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। अब PA दे रखा है, आपने n का मान निकालना है। PA क्या होता है, PE1 हो गया n/2n+1 इंटू PA/E1 1 हो गया, प्लस PE2 n+1 बटे 2n+1 इंटू PE2 1/2 31/42। सिंप्लीफाई करके यहां से आप आसानी से n का मान निकाल सकते हो। क्वेश्चन नेक्स्ट। बस इसमें आपकी बुक में 8 ही एग्जाम्पल थे। जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बेस थ्योरम वो इसी से रिलेटेड है। थैंक यू।